नमस्कार डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है मैनी कमोडिटीज केस में क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या होता है, एक वस्तु की दशा में क्या होता है, फिर दो अगर वस्तु है उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसको मतलब उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सम सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ेंगे। सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है ना। उसके बाद फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, है ना, इंडिफरेंस कर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद फिर ग्राफ का उसका रिप्रेजेंटेशन है, फिर वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कुछ लेट किए हुए आज का टॉपिक। पुराना टॉपिक अगर किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं इससे पहले वाली टॉपिक, ताकि आपको जो आगे समझने में इजी हो। तो आज का टॉपिक जो है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन का मतलब ये होता है कि कोई अगर उपभोक्ता है, अगर वो अपना सामान खरीदता है तो उसमें वो उपयोगिता देखता है। तो उपयोगिता क्या है कि जितना वो अपना पैसा खर्च किया है, जितना वो इन्वेस्ट किया है अपना मनी को, उतना उससे रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। अगर वो उसको उतना रिटर्न नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिल रहा है उस वस्तु से, तो उसको क्यों खरीदेगा? तो उसको क्या है, एक तरह का हानि हो गया उसको। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो एक्स वस्तु की इकाइयाँ जो है, जैसे एक वस्तु खरीदता है, जैसे उसकी कीमत 4 रुपया है ना, और अगर उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी हम देखेंगे, अगर उसका 7 है तो उसका बहुत अच्छा है। फिर अगर 2 है क्वांटिटी खरीदता है, ठीक है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी अगर वो 6 है तो भी ठीक है। इस तरह से 3 है, 3 वस्तु खरीदता है, फिर 4 वस्तु खरीदता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा इस ग्राफ में, इसमें देखिएगा कि 4 वाला जो है, इसमें 4 अगर वो सपोज वस्तु खरीदता है, चौथा वस्तु, प्राइस तो 4 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट है। बट क्या है यहाँ पर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो है 4 हो जाता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाता है इसमें, अगर और प्राइस भी 4 है, ठीक है, डेट मीन्स क्या है कि प्राइस जो है 4 रुपया और मार्जिनल यूटिलिटी भी अगर 4 रुपया हो रहा है, वहाँ तक तो जो कंज्यूमर है वो सस्टेन करता है, क्योंकि सोचता है कि नहीं, जितना हमने अपना पैसा लगाया सामान के ऊपर, उतना मुझे उसके रिटर्न में मुझे यूटिलिटी मिला, है ना। तो यहाँ पे इनको कोई इस तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक उसे बैलेंस में है। बट जैसे ये इसका मार्जिनल यूटिलिटी अगर 3 रुपीज़ हो जाता है, और अगर ये प्राइस जो क्वांटिटी का 4 रुपया है ना, तो क्या है, अगर सामान अगर हम 4 रुपया लगा रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी हमें 3 मिल रहा है उसका, तो व्हाट इज़ द यूज? सो क्या है कि कंज्यूमर सोचेगा नहीं, ये हम यहाँ पर नीचे चला जाएंगे तो हमारे लिए जो है ये नुकसानदेह है। तो हम लोग बियर कहाँ तक कर सकते हैं? तो हम लोग बियर यहाँ तक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आप एक ग्राफ देखिए, ग्राफ में हमने प्लॉट किया है, क्वांटिटी y है, ये क्वांटिटी है, सॉरी x का जो क्वांटिटी ये है ना, ये जो है प्राइस है, ये प्राइस है। यहाँ पर क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का हमने एक ग्राफ बनाया है, एक प्राइस का बनाया है। यहाँ पर दोनों जो है, जो जहाँ पर मीट करता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जो होता है एक्स का जो क्वांटिटी होता है, एक्स बराबर जो भी यहाँ पर देखिए 4 है, एक्स बराबर 4 है, इस पॉइंट को जो करता है, मतलब यहाँ पर जो है ये उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से अगर ऊपर रहेगा तो उसके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, है ना। बट क्या है कि इस पॉइंट से अगर हम लोग नीचे जाएंगे, इसके, तो क्या होगा कि हमारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम हो जाएगा और प्राइस जो है इसका बढ़ते जाएगा। तो वहाँ पर जो हमारा उपभोक्ता संतुलन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हम वहाँ पर नहीं जाए, तो इसको उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैनी कमोडिटीज केस, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है मैनी कमोडिटी केस? एक वस्तु के केस में तो हमने पढ़ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी एक्स, प्राइस जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा, तभी चीज़ें जो है हमारे लिए अनुकूल होगी, अदरवाइज ये हमारे लिए प्रतिकूल होगी। अब तो अगर वस्तु 2 है, सपोज क्या है कि आप ये चीज़ जानिए कि कंज्यूमर जो होते हैं वो बहुत सारे सामान खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि एक सामान खरीदते हैं। तो बहुत सारे सामान अगर खरीदेंगे, अगर उसके पास जो आय है, इनकम है, तो
वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि उस कमोडिटी पे जो पैसा खर्च कर रहा है अलग अलग कम्युनिटी पर, अलग अलग कमोडिटी में क्या हो रहा है कि उसको जो मतलब उसमें जो उनको उपयोगिता मिलता है, यूटिलिटी मिलता है, मतलब सीमांत उपयोगिता आप ये कहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है सब में बराबर होना चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी दोनों में बराबर है तो फिर ठीक है, तब फिर संतुष्टि हमें समान मिलेगा। तो दो वस्तुओं की दशा में क्या होगा, ये कंडीशन है कि MUX/PX MUY/PY है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ये प्राइस है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और MUN ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन है, मतलब ये हो गया सीमांत आय उपयोगिता हो गया, सीमांत आय उपयोगिता बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। और इसका जो अगर मान लीजिए कि इनकम जो अगर M है, कोई भी जो है, कोई एक व्यक्ति है, उपभोक्ता है, उसकी इनकम X है, तो ये जो है PX × X PY × Y = M होना चाहिए, दोनों के बराबर होगा। तो इस केस में जो है ये इसको फुलफिल करेगा, दो वस्तुओं के केस में सीमांत उपयोगिता, ठीक है। अब सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है हमारे लिप्से साहब थे अर्थशास्त्री, उनका मानना था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम ये होता है जिसमें कि समान उपयोगिता होता है, कि अगर कोई भी सामान अगर हम लोग खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि समान तरह का होता है। ये बताता है कि उपभोक्ता अपना व्यय को इस प्रकार बांटेगा, प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तो यहाँ पर क्या है कि सीमांत उपयोगिता जो होती है बराबर होती है, प्रत्येक वस्तु पर जो भी अंतिम रुपया हम लोग खर्च करते हैं वो बराबर होता है, इसलिए इसको सम सीमांत उपयोगिता बताते हैं। तो लिप्से साहब ने ये बात बताया था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, DMU। तो उसमें किस तरह से ग्राफ का हुआ था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में किस तरह से हमें जो है बताएगा ये कि जो हमारे लिए जो है कौन सा उपयोगी रहेगा, किसमें हमें जो है यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा, किसमें कम मिलेगा। वो कंज्यूमर को एक तरह से वो आगाह करता है कि हमें किस तरह से अपना सामान को चुनना चाहिए, हाँ, किस तरह से हमें ये होना चाहिए ताकि हम जो है मतलब वस्तु को हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए पढ़ने के पहले जो इसमें कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशन आप जानना चाहेंगे। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन सबसे पहला ये है कि रैशनैलिटी का मतलब ये हुआ कि विवेकशील। यहाँ पर इन्होंने साहब ने माना कि विवेकशीलता होना चाहिए आदमी, ये कंज्यूमर को पता है कि कौन सा सामान खराब है, कौन सा उसके लिए सही है, मतलब वो ग्राहक पूरी तरह से जागरूक है, आप ये समझिए। ऑर्डिनलिटी का मतलब ये हुआ कि एक तरह से मतलब क्या है कि ऑर्डिनल मतलब जो आप ये कहिए कि एक से दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें, एक मतलब जो है कि क्रम होना चाहिए, क्रमवाचक हम जिसे बोलते हैं। तो क्रम वाली जो बातें हैं जैसे कि इसको ये भी जो है इनको पता होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो है कि एक अगर हम लोग का किसी एक वस्तु में जैसे कि सामान हमारा जो है जैसे वस्तु X और वस्तु Y है, दो कमोडिटी है, अगर X वस्तु को हम ज़्यादा लेंगे तो Y वस्तु को कम करना पड़ेगा, Y वस्तु को ज़्यादा लेंगे तो X वस्तु को कम करना पड़ेगा। और ये दोनों क्या होता है एक दूसरे के जो होता है मतलब ये कहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ विनिमय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी हम वही पढ़ेंगे जो इसका जो स्लोप होगा ΔY/ΔX होगा, आगे हम पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस मतलब ये हुआ कि अगर X वस्तु हम ज़्यादा ले रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ हम Y वस्तु ज़्यादा लेंगे, तो कंसिस्टेंसी ये रहती है ना। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, ये भी एक तरह का वही है, ट्रांजिटिविटी होता है एक दूसरे के साथ। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब हुआ है कि एक बद के रूप में, जैसे कि एक अगर सब चल रहे हैं तो मतलब इसमें से जो है समान रूप से इसमें जो है प्रेफरेंस की बात करता है मोनोटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर जो है क्वांटिटी Y और क्वांटिटी X है ना, दो लिए हैं। तो यहाँ पर A, अगर हम पॉइंट A पर जाएंगे तो पॉइंट A पर क्या होगा, पॉइंट A पर क्या होगा, X का कुछ क्वांटिटी होगा, इधर देखिए कुछ X का क्वांटिटी आएगा, कुछ Y का क्वांटिटी होगा। यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर Y की क्वांटिटी ज़्यादा है, X की क्वांटिटी कम है ना। तो इस पॉइंट पर जो होगा इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, अनधिमान वक्र बोलते हैं, है ना। तटस्थ यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए इंडिफरेंस, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है Y की क्वांटिटी ज़्यादा है, X की क्वांटिटी जो है यहाँ पर कम है। फिर इस क्वांटिटी पर भी जाइएगा, यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जहाँ X Y बराबर होगा,
यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाई की क्वांटिटी कम है। तो ये इंडिफरेंस कर्व मतलब ये हुआ कि समान, मतलब जो उपभोक्ता कोई भी चयन करेगा, किसी भी पॉइंट पर चयन करेगा, तो इस चयन बिंदु पर जो है उनको जो है समान तरह का जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वस्तु से समान तरह का वो उपभोक्ता संतुलन मिलेगा। यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर उनको जो है सारी जगह पर बराबर है उनका, है ना। तो क्या है कि अगर हम इस पॉइंट से अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अगर उधर आगे तरफ इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिमान संयोग हो जाएगा। अधिमान का मतलब ये हुआ कि जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, अधिमान संयोग हो जाएगा, ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, है ना। हालांकि इंडिफरेंस कर्व को हम आगे और इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब आगे की ओर जब इंडिफरेंस कर्व होता है तो क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जैसे कि दो इंडिफरेंस कर्व है तो हम लोग प्रीफरेंस इसको करेंगे, इसीलिए इसको प्रीफरेंस करेंगे। इसका जो हर एक पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जो भी होगा, यहाँ पर x1 y1 जो होगा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग चयन जो करेंगे इसको चयन करेंगे, ठीक है, वो आगे क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है। और बाकी जैसे एल पॉइंट पर हमने बता दिया कि अधिमान संयोग हो जाएगा। अगर आई पॉइंट पर यहाँ पर बात करेंगे, इसके नीचे वाला हम करेंगे तो वो तरह का घटिया चयन हो जाएगा, घटिया संयोग हो जाएगा। तो इसको हम लोग तो अवॉइड करेंगे, ये तो हमारे लिए एकदम फिट है ही नहीं। तो हमारे लिए क्या है, कोई भी पॉइंट पर यहाँ पर रहेगा तो इस पॉइंट पर जो है समान जो है सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज इसका जो है इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसका प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड्स एंड स्लोपिंग होता है टुवर्ड्स राइट। देखिए डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड एंड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट होता है ना। ये इसका ग्राफ का प्रॉपर्टी है ना। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू द रीजन। ये कॉन्वेक्स है, देखिए इसको उन्नतोदार बोलते हैं हिंदी में, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ये है इसका, है ना, उन्नतोदार होता है, ये इसका प्रॉपर्टी है। तीसरा पढ़ेंगे ये इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं करता है। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा हमें समझने में कि ये क्या, अगर ये और सी पॉइंट है, अगर ये बी लेते हैं, इस पॉइंट पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है यहाँ पर भी सेम होगा, है ना। बट इस ग्राफ के अनुसार आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर, यहाँ सी पॉइंट पर अगर जो है यहाँ पर भी समान होना चाहिए, तो इसका मतलब ए और सी पर भी समान होना चाहिए। इससे क्या है, उपभोक्ता को काफ़ी मुश्किल दिक्कत होगी इन दोनों को जो है चयन करने में कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही, कंज्यूमर जो है आज इतना खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बजट लाइन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के साथ। कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।